मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को उनके हिंदी के पाठ्यक्रम में जो पंचम पत्र में हिंदी गद्य इकाई 4 के अंतर्गत शीर्षक है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, इसके अंतर्गत आज उपन्यास की भाषा के अंतः संबंधों की व्याख्या, उपन्यास की भाषा के अंतः संबंधों की व्याख्या, इस शीर्षक पर विचार विमर्श करेंगे। बोलचाल की भाषा और काव्य भाषा के प्रयोग से उपन्यास की भाषा के अंतः संबंधों की व्याख्या हमारे आज के प्रश्न का ये शीर्षक है। उपन्यास के लिए आदर्श भाषा बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा में गतिशीलता, नाटकीयता और जीवंतता होती है। स्थितियां, भावनाओं और अवसरों के अनुसार बोलचाल की भाषा का रूप बदलता रहता है। परिवेश, स्वभाव, शिक्षा, उम्र, स्तर के अनुसार बोलचाल की भाषा में फर्क आता है। भाषा कभी सहज, कभी नाटकीय, कभी भावपूर्ण, कभी रुक्ष और कटु, कभी करुणाद्र, कभी व्यंग्यपूर्ण बन जाती है। उपन्यास में बोलचाल की भाषा की इन सभी गुणों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। बोलचाल की भाषा में व्यंग्य का महत्वपूर्ण स्थान। व्यंग्य भाषा को जीवंत बनाता है। उपन्यास में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब व्यंग्य का सहारा लेकर उन स्थितियों को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। प्रेमचंद व्यंग्य की इस शक्ति का उपयोग उपन्यासों में प्रायः करते रहे। उपन्यास में व्यंग्य का ऐसा उपयोग गोदान जैसे त्रासद उपन्यास में भी किया गया है, जबकि व्यंग्य को उपन्यास की पूर्ण शैली के रूप में राग दरबारी, एक चूहे की मौत, रानी नागफनी की कहानी जैसे उपन्यासों में देखा जा सकता है। एक चूहे की मौत का व्यंग्य उसकी प्रतीकात्मकता में नहीं, जबकि राग दरबारी का व्यंग्य उसकी कथा वस्तु, पात्रों, शैलियों, भाषा सभी में नहीं। बोलचाल की भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। उपन्यास की भाषा जन भाषा के नजदीक तभी पहुंच पाती है जब उसमें जन भाषा के गुण समाविष्ट हो। जन भाषा तब सब शब्दों, लंबे वाक्यों और पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग से निर्मित नहीं होती। ऐसी भाषा निर्मित होती है तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से, लोगों के बीच प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से और समग्र रूप से ऐसी भाषा से जो स्वाभाविक, सहज, सरल और पारदर्शी हो, जो पात्रों, स्थितियों और भावनाओं के अनुरूप। रंगभूमि में इस तरह का अंश देखा जा सकता है। प्रेमचंद पात्र के मनोभावों के अनुसार भाषा को बदलने में माहिर है। भाषा का आदर्श प्रेमचंद की विशिष्टता है। बोलचाल की भाषा मुहावरे, लोकोक्ति और व्यंग्य से ही निर्मित नहीं होती। उसमें रचनात्मकता के वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिनको प्रायः साहित्य और काव्य की भाषा का गुण माना जाता है। बोलचाल की भाषा की विशेषता यह भी होती है कि उसमें पात्रों, परिवेश, मन स्थिति, बाह्य परिस्थिति आदि के अनुरूप शब्द चयन और वाक्य रचना का ध्यान रखना होता है। बोलचाल की भाषा का मतलब ही है कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली भाषा की विशेषताओं का प्रयोग, तत्सम शब्दों का कम इस्तेमाल, तद्भव, देशज और बोलचाल में प्रचलित दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, आवश्यकता अनुसार मुहावरे, लोकोक्ति, यहाँ तक कि लोक जीवन में प्रचलित गालियों का प्रयोग, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग, इन सबसे उपन्यास की भाषा अधिक रचनात्मक एवं संप्रेषणीय बन जाती है।
काव्य भाषा का प्रयोग उपन्यास में नहीं करना चाहिए, ऐसा माना गया है। लेकिन देखा गया है कि उपयुक्त स्थान पर काव्य भाषा के तत्वों का प्रयोग उपन्यास की भाषा के स्तर को ऊंचा उठा देता है। यह विशेषता प्रसाद के निर्मल वर्मा की परंपरा के भाववादी व्यक्तिवादी रचनाकारों में मिलती है। प्रगतिशील कथाकारों की भाषा में भी काव्य भाषा के गुण देखे जाते हैं। स्वयं प्रेमचंद के उपन्यासों में काव्य भाषा की विशेषताओं के गुण मिल जाते हैं। गोदान में भी यह गुण विद्यमान है। निर्मल वर्मा के वेद इनमें काव्य भाषा के बिंबों, प्रतीकों और गीति तत्वों की प्रधानता है। अज्ञेय के यहाँ काव्यात्मक भाषा की सौंदर्यात्मक छटा देखते ही बनती है। बाह्य स्थिति और आंतरिक भाव का ऐसा भावपूर्ण चित्रण बहुत कम उपन्यासकारों के यहाँ देखने को मिलता है। नौकायन करते हुए अंश में शेखर जहाँ एक ओर बाह्य परिवेश का वर्णन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वयं उसकी मन स्थिति का चित्रण भी होता है। प्रतीकात्मकता भी काव्य भाषा का गुण मानी जाती है, लेकिन प्रतीकों का प्रयोग सदैव काव्यात्मक रूप में हो यह आवश्यक नहीं है। बदियू जम्मा का उपन्यास एक चूहे की मौत में चूहा प्रतीक है, लेकिन उपन्यास में चूहे का वर्णन कहीं भी भाषा को काव्यात्मक नहीं बनाता। दरअसल उपन्यास का तथ्य काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता। बिंबों का प्रयोग उपन्यास की भाषा में काव्यात्मकता के गुण को बढ़ा देता है। इस दृष्टि से पाथेर पंचाली का वह अंश जिसमें रचनाकार ने बरसात के वर्णन के लिए देवासुर संग्राम के बिंब का प्रयोग किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास की भाषा में ऐसे प्रयोग काव्य भाषा के उत्कृष्ट उदाहरण। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि उपन्यास में काव्य भाषा का प्रयोग यत्र तत्र किया जा सकता है, लेकिन उपन्यास की भाषा अंततः गद्य की भाषा होती है और काव्य भाषा का उपयोग गद्य की रचनात्मक उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए होता है। उपन्यास की भाषा में बोलचाल की भाषा और काव्य भाषा दोनों का समावेश उपन्यास की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा जनजीवन की भाषा होती है। उसमें व्यंग्यात्मकता, मुहावरे और लोकोक्तियों की अधिकता होती है। इस भाषा का प्रयोग आम जन के द्वारा किया जाता है, इसलिए स्वभावतः इस भाषा के माध्यम से उपन्यास मध्य वर्ग से आगे बढ़कर निम्न वर्ग और अति निम्न वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने में समर्थ हो चुका है। इसी भाषा के कारण अनेक उपन्यास कालजयी बन गए हैं, जैसे गोदान, राग दरबारी, मैला आंचल, तमस आदि। काव्य भाषा का उपयुक्त स्थान पर प्रयोग करने से उपन्यास की उत्कृष्टता में चार चांद लग जाते हैं। गोदान, वेदीन, शेखर एक जीवनी, एक चूहे की मौत, पाथेर पंचाली आदि उपन्यास काव्य भाषा के प्रयोग से ही श्रेष्ठ बन पड़े। काव्य भाषा और बोलचाल की भाषा दोनों का किसी उपन्यास में प्रयोग होना उनकी श्रेष्ठता का प्रबल प्रमाण है। इससे लोकप्रियता तो बढ़ती ही है, उपन्यास श्रेष्ठ भी बन जाता है। इसलिए उपन्यास की भाषा में इन दोनों भाषाई प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए। उपन्यास मानव जीवन की व्यापक स्तर पर चित्रण करता है और उपन्यास में मानव जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को शब्दों में अभिव्यक्त करने की कोशिश होती है। इस तरह उपन्यास की परिधि से कुछ भी बाहर नहीं है, न मनुष्य का बाहरी जीवन और न ही आंतरिक जीवन। जीवन के ऐसे चित्रण के लिए भाषा की सृजनात्मक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना होता है। इस दृष्टि से उपन्यास की भाषा में बोलचाल की भाषा और काव्य भाषा का संयोग मणिकांचन की तरह है। धन्यवाद।